छात्रों, आज मैं द्वितीय सेमेस्टर में आपको सल्तनत कालीन उपलब्धियां पढ़ाऊंगा। सल्तनत कालीन उपलब्धियां। पीछे आप सल्तनत काल को पढ़ रहे थे। अब सल्तनत काल के उपलब्धियां क्या थी, इसके विषय में आज आपको हम बताएंगे। सल्तनत काल का शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की साहित्यिक स्थिति कैसी थी, इसके संबंध में आपको बताएंगे। पहले तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सल्तनत काल की प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन वहाँ का जो है 3 स्तरों पर था। केंद्रीय और दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा स्थानीय। ये 3 तरह की सल्तनत काल में व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन के अंतर्गत क्या होता था, जो केंद्रीय शासन का मतलब होता था कि सम्राट ही, सल्तनत काल का सम्राट ही सर्वेसर्वा होता था। सारी शक्तियां उसमें ही निहित होती थीं। उसके मुख से निकले हुए आदेश ही नियम और कानून होते थे। इसलिए चाहे वो सेना की देखभाल करना हो, चाहे न्यायाधीश का काम करना हो, चाहे राजस्व से संबंधित बातों को ध्यान में रखना हो, सारी शक्तियां केंद्रित किस में थी, जो है सम्राट में थी। जैसे आज भारत को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर शासन करने की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन सारी शक्तियां यदि निहित करने की बात की जाएगी तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के हाथ में निहित है। क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत राज्यों का संघ है, हर राज्यों में सरकारें होती हैं, लेकिन सारी सरकारें किस छतरी के नीचे केंद्रित हैं, नरेंद्र मोदी के नीचे। उसी तरह से सल्तनत काल में भी केंद्रीय शासन व्यवस्था जो हुआ करती थी, वो सर्वेसर्वा होता था और उसको अपने शासन व्यवस्था के आधार पर प्रांतों में भी विभाजन कर देता था। अब वहाँ की प्रांतीय व्यवस्था क्या थी, देख लीजिए। प्रांतीय व्यवस्था में जो प्रांत का सर्वेसर्वा होता था उसको गवर्नर कहते थे या इक्तादार कहते थे। पीछे इक्ता शब्द आपको मिला था, उसी को इक्तादार कहते थे। इक्ता प्रांत को कहते थे और उसी से इक्तादार बना हुआ था। इक्तादार या गवर्नर, ये दोनों चीज़ें एक ही हुआ करती थी। और उसके आधार पर इक्तादार जो है वहाँ पर या नायब वली या मुक्ति, ये सारी बातें, ये शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। इक्तादार, नायब वली या मुक्ति, ये 3 नामों से उसको जाना जाता था, जो प्रांत का सर्वेसर्वा होता था। केंद्र का सर्वेसर्वा सुल्तान होता था, सम्राट उसको कहा जाता था, लेकिन जो प्रांतों का सर्वेसर्वा होता था वह इक्तादार कहलाता था। और इसमें एक और आता है, प्रांतों में काजी एवं शूद्र नियुक्त किए जाते थे। काजी कौन हुआ करते थे, काजी किसको कहा जाता था, काजी जो लोग न्याय से संबंधित, न्याय और धार्मिक अनुदान के कार्यों को देखता था, उसको क्या कहते थे, काजी कहते थे। जैसे हमारे यहाँ न्यायाधीश होता है और पुरोहित होते हैं, सल्तनत काल में इनको क्या कहते थे, काजी कहते हैं। इसके अलावा जिला सरकार, जिला प्रशासन, सेम स्थिति आज भी हमारे देश में। दिल्ली की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, आजमगढ़ में जिले की सरकार। जिला का सरकार कौन होता है, जिला का जो सरकार है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं। लेकिन उस समय कौन होता था, उस समय उसको सिक कहते थे। और सिक जो जिला होता था, उसी सिक को सिकदार कहा जाता था। जैसे जिले के अधिकारी को जिलेदार कहा या जिलाधिकारी कहा जाता था, ऐसे जिला प्रशासन को सल्तनत काल में क्या कहते थे, सिकदार कहते थे। सिकदार के विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको भी दिमाग में रखना चाहिए।
और भू राजस्व को इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी होता था उसको आमिल कहते थे। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ रहे कि आमिल कौन होता था या सिकदार, तो जो जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था वो सिकदार, और जो भू राजस्व की व्यवस्था देखता था, ज़मीन से जो राजस्व पैदा होता था, जैसे आज हमारा भू राजस्व देखने का काम कौन करता है, एसडीएम करता है, तहसीलदार करता है, और जिले का डीएम भी करता है। कलेक्टर शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, तो किसको इकट्ठा करना, इसी भू राजस्व को। हमारे जिले के जितने भी भूमि से संबंधित राजस्व माने धन इकट्ठा होता है वह किसके नाम से इकट्ठा किया जाता है, कलेक्टर के नाम से, और कलेक्टर को ही क्या कहा जाता है, डीएम। चूँकि जिस समय वो राजस्व का काम करता है उस समय राजस्व अधिकारी होता है, जिस समय जिले के प्रशासन की व्यवस्था देखता है उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और जिस समय वो कोर्ट में बैठ कर के कलेक्ट्री में मुकदमों की सुनवाई करता है उस समय वो क्या होता है, न्यायाधीश होता है। कहने का मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पदों को क्या करता हो, सुशोभित करता है। ऐसे ही स्थानीय शासन की बात आती, मैंने पीछे आपको बताया था कि ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक, नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम तक की जो आज हमारी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत शासन की इकाई बनाई गई है, इसी को सल्तनत काल में स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता था। स्थानीय शासन का मतलब कि वहीं के लोग जब वहाँ पर शासन करते हैं, ऐसी व्यवस्था को स्थानीय शासन कहा जाता था। और इसको गांव का एक समूह होता था जिसको परगना कहते थे, और परगना की जो सबसे छोटी इकाई गांव की मतलब होती थी वो गांव थी। इसीलिए आप आज भी कहा जाता है कि गांव हमारे देश की ग्राम सभा जो होती है वो प्रशासन की, वो शासन की सबसे छोटी इकाई, और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शासन की सबसे बड़ी इकाई। इसीलिए गांव का जो क्या नाम से मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं, और जो पूरे देश का मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। स्पष्ट बात है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गांव स्तर पर प्रधान शासन करता है और देश स्तर पर प्रधानमंत्री शासन करता है। सेम स्थिति सम्राट की भी थी। ऐसे सल्तनत काल की सामाजिक स्थिति क्या थी? सामाजिक स्थिति का मतलब वहाँ पर ये पता चलता है कि भारत में जब तुर्क आने लगे तो ये अनपढ़ और क्या नाम से गंवार नहीं थे। इनमें एक मतभेद पैदा होने लगता है यहाँ के लोगों में और तुर्कों में। चूँकि तुर्क अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे और भारत के लोग अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए इन दोनों के विचारों में क्या आ गया? टकराव आ गया। स्वाभाविक टकराव आएगा। आज हिंदू मुसलमान के बीच टकराव हो जाता है। आज जो बाबरी मस्जिद से लेकर विवाद क्यों चल रहे थे? इसी टकराव के कारण कि वो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे ही तुर्क एवं भारतीय दृढ़ विश्वास के कारण एक दूसरे को गलत समझते थे। कट्टरपंथी होने के नाते, बहुत अडिग होने के नाते नहीं कि हमारे राम और कृष्ण ही जो है ईश्वर हैं, तो मुसलमान अपने अल्लाह ताला को ईश्वर समझता। इसलिए यह एक दृढ़ता जो है इन दोनों के बीच में क्या करती थी? टकराव की स्थिति पैदा करती थी। और यही टकराव जो है आपस में लोगों को क्या कर देता था? इस समय भारतीय समाज में डर एवं अस्थिरता पैदा हो गई थी। चूँकि तुर्क सरदार जो होते थे, तुर्क सुल्तान जो होते थे, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, इनके ऊपर जो है तानाशाही रवैया अपनाते थे। इसलिए यहाँ के समाज में डर और भय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विदेशी शासकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चूँकि इसके पहले तुर्कों के आने से पहले भारत में विदेशी शासन नहीं था। शक हो गए थे लेकिन उतना ज़्यादा वो प्रभावी नहीं थे। इसके बाद सल्तनत काल के जो सांस्कृतिक विचारों का रीति रिवाज का जो उदय होता है उसमें क्या होता है? देखिए, तुर्क आगमन के बाद उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। देख लो, पर्दा प्रथा क्या थी? आज उसी मुसलमानों की देन है पर्दा प्रथा कि कोई भी मुस्लिम लड़की, मुस्लिम महिला जो है, जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने शरीर पर काला ड्रेस पहन लेती है और पूरे नकाब से अपने चेहरे को ढक लेती है। ये पर्दा प्रथा थी। और उसी पर्दा प्रथा की देन है कि हमारे हिंदू समाज में ही पर्दा प्रथा की बात थी। नई नवेली दुल्हनें जो अब जाती हैं तो घूंघट डाल के जाती हैं। वैसे अब डालने का प्रथा तो उनकी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अब तो मामला जितना ही आधुनिक आ रहा है उससे ज़्यादा जो पर्दा प्रथा को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी
मुसलमानों में पर्दा प्रथा अधिक है। अब तो खुलेआम जयमाल पर शादियाँ हो रही हैं। हमारे हिंदुओं में ऐसा कोई दिक्कत अब नहीं है। पूरी समाज, पूरी बारात से लेके घराती तक सब लोग खुलेआम देखते हैं दूल्हा दुल्हन को। इसके बाद वो जाके घर में 2-4-10 दिन पर्दा करती है, नहीं तो भी नहीं करती। इसके अलावा तुर्कों ने मुस्लिम समाज में नस्ल और वर्गों में बांट दिया। तुर्की, ईरानी, अफ़गानी, भारतीय, मुसलमान, इस तरह के अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। ईरान वालों को ईरानी, तुर्क वालों को तुर्की, अफ़गानी, इस तरह से बांट दिया गया। यहाँ पर मनुष्यों को इसी समय भक्ति मार्ग का भी उदय होता है। इसी सल्तनत काल में भक्ति से संबंधित जो है लोगों की क्या नाम से भावना उत्पन्न होती है। कर्मकांड का लोगों ने विरोध किया, ईश्वर की पूजा करना ही श्रेष्ठ समझा। और इसी समय जो है वैष्णव और शैव संतों का जो प्रादुर्भाव होता है, जिसमें दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक, बल्लभाचार्य, मीराबाई आदि विद्वानों का उदय इसी सल्तनत काल में होता है, जो भक्ति मार्गी थे। ईश्वर में केवल लीन होना जो है, आस्था रखना केवल वो मानते थे। कर्मकांड और आडंबर में इनका विश्वास नहीं था। ऐसे ही सल्तनत काल में यथार्थ से लोग थोड़ा सा दिखावा आ गया था। हकीकत कुछ थी, लेकिन उसकी आड़ में दिखावा ज़्यादा हो गया था। अपने वास्तविक मूल्य को लोग चुराने लगे थे। आज भी समाज में देखिए, जिनकी हैसियत नहीं होती वो दिखावा ज़्यादा करते, और जिनकी हैसियत होती है उनको किसी प्रकार का दिखावा की ज़रूरत नहीं होती, वो दिखावा नहीं करते। सल्तनत काल में स्थिति आ गई थी। ऐसे चित्रकला, संगीत कला के विषय में भी इनकी कारीगरी इत्यादि जाती, जो मेहराब इत्यादि बनते हैं। मेहराब का मतलब जो बिल्डिंगों में आपने ऐसे देखा होगा, गोलनुमा जो है क्या नाम से दरवाजे पर आकृतियाँ बनती हैं, इसको मेहराबदार कहते हैं। सूफी संतों ने इस समय विशेष रुचि ली। सूफी संत मैंने बताया था, मुसलमानों में कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने मुसलमानों के कुरान से संबंधित बातों को जो है नकारना शुरू कर दिया, और एक निराकार ब्रह्म की पूजा करने लगे। और इस आधार पर सूफी संतों ने भी इनका विरोध किया। और सल्तनत काल में साहित्य की क्या स्थिति जो हुई, इस समय भारतीय भाषाओं पर फारसी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कहाँ पे? सल्तनत काल में। और अलबरूनी, फिरदौसी, अमीर खुसरो आदि विद्वान इसी सल्तनत काल के लोग थे। और फारसी जो थी यहाँ की क्या थी? राजभाषा थी सल्तनत काल की। इसके अलावा सल्तनत काल में ही बीसलदेव रासो, खुमान रासो आदि काव्यों की रचना हुई। गोरखनाथ, कबीर आदि धार्मिक घुमक्कड़ संतों ने भी ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। इसके अलावा सल्तनत काल का फिर ह्रास होता। मलिक मोहम्मद जैसी से लेकर आदि विद्वान इसी सल्तनत काल में ही पैदा हुए थे। जितने पद्मावत वगैरह की उन्होंने जो रचना की, इसी सल्तनत काल में। सल्तनत काल में इसका ह्रास भी होता है। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम मैंने आपको पहले बताया है। फिर सल्तनत काल का ह्रास होता है, सूफी संतों का उदय होता है। जो सूफी संत थे वो हिंदू संतों के साथ विचारधाराओं का मेल करता था उनका। और इस तरह से सूफी संत जो थे, इसमें जो बाबा फरीद हुआ करते थे, निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे, और शेख सलीम चिश्ती आदि जो है सूफी संतों का इस समय उदय होता है। इसके बाद कल मैं आपको भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण बताऊंगा, और इसको यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।